अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान और मैं हूं शहजाद इकबाल। 8 फरवरी 2024 आम इंतखाबात का दिन। ये वो इलेक्शन था जिस पर ये इल्जामात लगे कि अवाम की अक्सरियत ने वोट दिया तो किसी और को, मगर इलेक्शन की अगली सुबह वोट मिले किसी और को। ये वो मुतनाज़ा तरीन इलेक्शन थे कि जब इलेक्शन के दिन फॉर्म 45 ने अलग और इलेक्शन के अगले दिन फॉर्म 47 ने अलग कहानी सुनाई। यहाँ अहम बात यह है कि वैसे तो मुल्क में आज तक जितने भी इंतखाबात हुए हैं उनमें धांधली के इल्जामात लगे हैं, मगर बदकिस्मती की बात यह है कि पाकिस्तान में हर गुजरता इलेक्शन पिछले इलेक्शन से बदतर साबित हो रहा है और हर नए इलेक्शन में धांधली के नए रिकॉर्ड बनाए जा रहे हैं। वैसे तो जमहूरी निज़ाम की कामयाबी इलेक्शन के जरिए इक़्तिदार की मुंतकली है, मगर यहाँ मुतनाज़ा इलेक्शन जमहूरियत की बुनियादों को कमज़ोर करने की वजह बन रहे हैं। ये बात दुरुस्त है कि 2018 के इलेक्शन से पहले भी ये इल्जामात लगे थे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इक़्तिदार में लाने के लिए फिजा बनाई जा रही है। नून लीग के कायद नवाज शरीफ को इलेक्शन से पहले नाअहल किया गया और लंदन से वापसी पर नवाज शरीफ और मरीम नवाज दोनों को गिरफ्तार किया गया। बड़ी तादाद में इलेक्टेबल्स नून लीग और दीगर जमातों से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल हुए और फिर इलेक्शन डे पर RTS बैठ गया, जिससे इलेक्शन नताइज में ताखीर हुई और पूरा इलेक्शन मुतनाज़ा हो गया। इसी तरह 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन डे और इलेक्शन से पहले वो हुआ जो इससे पहले कभी नहीं देखा गया। ये इल्जामात लगे कि इस बार इलेक्शन के नताइज तब्दील करने के लिए ऐसे तरीके सामने आए हैं जिसने सबको हैरान कर दिया है। 2024 के इलेक्शन से पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कई उम्मीदवारों को कागजात नामजदगी जमा नहीं करने दिए गए। बड़ी तादाद में कागजात मुस्तरद भी किए गए। इलेक्शन से सिर्फ एक माह पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उसका इंतखाबी निशान वापस ले लिया गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर क़यादत को जेलों में डाला गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तोड़कर इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन बन गई। शाह महमूद कुरैशी, परवेज इलाही, फवाद चौधरी समेत दीगर रहनुमाओं को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त नहीं मिली। यानी ना पार्टी के पास निशान था ना अपने उम्मीदवार। पार्टी को जल्द से जुलूस भी नहीं करने दिए गए और इलेक्शन से सिर्फ एक हफ्ते पहले इमरान खान को 3 केसेस में सजाएं सुनाई गई और इन तमाम मामलात को लेकर ये इल्जामात लगे कि इन फैसलों और इकदामात की बुनियाद कानूनी नहीं बल्कि सियासी है, जिसका मकसद एक सियासी जमात को नुकसान पहुंचाना है। मगर इलेक्शन से पहले जो हुआ सो हुआ, इलेक्शन के दिन और इलेक्शन के अगले दिन जो हुआ वो इससे भी ज्यादा अफसोसनाक था। वैसे तो इलेक्शन डे पर अमूमी सूरत-ए-हाल नॉर्मल थी, हंगामों या तशद्दुद के वाकयात भी कम ही सामने आए, मगर हुकूमत की जानिब से इलेक्शन डे पर सुबह से मुल्क में इंटरनेट की बंदिश पर तनकीद हुई। वोटर्स को मुश्किलात का सामना करना पड़ा और पूरा दिन नून लीग की जानिब से इत्मीनान का इजहार किया गया कि आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नहीं हमारा वोटर निकला है। नून लीगी रहनुमाओं की जानिब से 2/3 अक्सरियत हासिल करने के दावे किए गए और नवाज शरीफ को चौथी बार वज़ीर आज़म बनाने की तैयारियां भी मुकम्मल थी। मगर शाम 6 बजे के बाद जो नताइज सामने आना शुरू हुए वो उम्मीदों, दावों और तमाम तज्जियों के बरक्स थे, क्योंकि जियो न्यूज़ ने अपनी खुसूसी ट्रांसमिशन में अपने नुमाइंदों के जरिए फॉर्म 45 के तहत जो नताइज रिपोर्ट किए उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवारों की अक्सरियत बड़े मार्जिन से आगे नजर आई और रात 9 साढ़े 9 बजे तक ये वाज़े नजर आ रहा था कि नून लीग ये इलेक्शन हार रही है। और इस दौरान नून लीग की सफ़ों में मुकम्मल खामोशी और मायूसी की सूरत-ए-हाल सामने आ रही थी, जिसका सबूत भी हमने इलेक्शन ट्रांसमिशन में सामने रखा था। नून लीग के ज़राए ने हमें नून लीग के इलेक्शन हेडक्वार्टर से जो तस्वीर शेयर की उसमें नवाज शरीफ और मरीम नवाज समेत दीगर रहनुमाओं के चेहरों पर मायूसी थी और शिकस्त नजर आ रही थी। जिसके बाद ये खबरें भी सामने आई कि नून लीग की क़यादत ने उस रोज़ जो विक्ट्री स्पीच करनी थी वो भी मनसूख कर दी गई और नून लीग के तमाम रहनुमा हेडक्वार्टर्स छोड़कर चले गए। जिसके बाद कई घंटों तक नून लीग के किसी सीनियर रहनुमा का ना सोशल मीडिया पर इलेक्शन से मुतल्लिक कोई बयान सामने आया, ना कोई सीनियर रहनुमा मीडिया पर आकर बात करने को तैयार था। मगर फिर इलेक्शन के नताइज आना रुक गए और तकरीबन 11 बजे इलेक्शन कमीशन के जराए से यह खबर सामने आई कि मीडिया पर चलने वाले नताइज गलत हैं और हतमी नताइज का इंतजार किया जाए। मगर अहम बात यह कि इलेक्शन कमीशन ने जो दावे किए थे कि हमने नताइज जारी करने का शफाफ तरीका बनाया है जिसके तहत आरोज इलेक्शन नताइज देंगे, उस तरीक़ेकार को नताइज देखते हुए तब्दील कर दिया गया और यह कहा गया कि नताइज आरोज नहीं बल्कि अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान खुद जारी करेगा। और अहम बात यह कि इलेक्शन नताइज में तातुल आने के बाद चाहे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो, पीपल्स पार्टी हो या जमात इस्लामी, हर सियासी जमात ने इलेक्शन नताइज फौरी जारी करने का मुतालबा किया, मगर नून लीग की जानिब से ऐसा कोई मुतालबा सामने नहीं आया। और फिर रात 3 बजे के बाद नून लीग ने यह बयानिया बनाना शुरू किया कि जो नताइज सामने आ रहे हैं वो गलत है, असल नताइज तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जारी करेगा। दिलचस्प बात यह है कि यह वो वक्त था जब तकरीबन हर जमात इलेक्शन कमीशन की कारकर्दगी पे तनकीद कर रही थी, मगर नून लीग वो वाहिद जमात थी जो इलेक्शन कमीशन के किरदार से खुश थी और फॉर्म 45 के बजाय फॉर्म 47 का इंतजार करने का मशवरा दे रही थी। 11-12 बजे से हर पार्टी का मौकिफ किसी ना किसी जरिए सामने आ रहा था, चाहे सोशल मीडिया हो, चाहे वो राब्ता करके हो, चाहे हमने उनको अप्रोच किया हो। सिर्फ नून लीग एक ऐसी पार्टी है जो सुबह से
पीटीए के फोन सर्विसेज बंद करने पे भी खामोश है। जब रिजल्ट आना शुरू हुए और जियो ने वो बताया कि 26,000 पोलिंग स्टेशन के रिजल्ट आ चुके हैं, उस पर भी आपका कोई मौकिफ नहीं था। ये सडनली जब खबर चलना शुरू हुई कि इलेक्शन कमीशन ये कह रहा है कि जो चैनल्स के रिजल्ट है वो दुरुस्त नहीं है, हम रिजल्ट देंगे, उसके बाद ऐसा लगता है कि नून लीग में एक जान सी पड़ी है, एक उम्मीद सी आई है कि शायद जो टीवी चैनल्स के रिजल्ट है उससे मुख्तलिफ रिजल्ट इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान देगा। और उसके बाद राना सनाउल्लाह, एहसन इकबाल, ख्वाजा आसिफ, और अब आप 4 घंटे बाद सामने आई हैं। आपने ये तासुर अभी पिछले 1.5-2 मिनट में दिया। हम्बली आई वुड अगेन से कि हम कोई इलेक्शन कमीशन के बयान का इंतज़ार करते हैं। मैं आपको खालिसतन ये बात बिल्कुल ऑनेस्टली बताना चाह रही हूँ आपके नाजरीन को भी और पाकिस्तान की आवाम को भी कि मेरे पास जिस तरह इलेक्शन सेल के अंदर रिजल्ट्स आ रहे हैं, मैं चैनल्स के साथ भी शेयर कर रही हूँ। मैंने अभी हतमी रिजल्ट्स आपके साथ शेयर किए और आप अपनी खुद स्क्रीन पर देखें कि कोई आपका रिजल्ट 40% से ऊपर नज़र आ रहा है आपको, एक्सेप्ट फॉर 3 एरियाज, कहीं नहीं नजर आ रहा। जो मेरे पास फॉर्म 47 आ रहे हैं या फॉर्म 45 आ रहे हैं, उसकी कंपाइलेशन के मुताबिक मैं आपको अपना मौकफ दे रही हूँ। उसके अलावा जो आप दिखा रहे हैं वो आपकी भी इंफॉर्मेशन होगी। तो फिर अगर हर टीवी चैनल अपने नुमाइंदों के जरिए रिजल्ट हासिल करता है, जियो न्यूज के तकरीबन 7,000 नुमाइंदे थे जो फील्ड में थे, मुख्तलिफ चैनल्स के भी थे। हर चैनल में एक चीज कैसे मुश्तरका है, वो ये कि इंडिपेंडेंट्स जो है वो बहुत बड़ी तादाद में, नून लीग से डबल से ज्यादा तादाद में इस वक्त आगे हैं। ये कैसे हो सकता है जब हर टीवी चैनल की टीम मुख्तलिफ है, नताइज कहीं को कोई किसी को कोई पहला मिलता है, लेकिन हर टीवी चैनल फॉर्म 45 के बाद फैसला करता है। तो यहाँ पे तो दर्जनों चैनल है, सब यही कह रहे हैं कि इंडिपेंडेंट्स आगे हैं। देखिए, इंडिपेंडेंट्स आगे हैं, दर्जनों चैनल कह रहे हैं। मैं एक तो पर्सनली कोई जियो न्यूज़ के साथ मेरा वो मसला नहीं है। आपने खैर मरियम नवाज शरीफ साहिबा का हतमी फैसला भी दिखा दिया अभी, लेकिन परसेंटेज को थोड़ा सा बढ़ने दें। और जो फॉर्म 45 के हतमी रिजल्ट और फॉर्म 47 है उसके मुताबिक तो जब इतने टाइम से ये मसला चल रहा था, 10-11 बजे रिजल्ट आने चाहिए, आपकी पार्टी क्यों खामोश थी? किसी का मौकिफ क्यों नहीं किसी भी तरीके से सामने आ रहा था? जो रूपोश है उमर अयूब साहब, उनका मौकिफ आ गया, हमाद अज़ीज़ साहब वीडियोस भेज रहे हैं, आप लोग कह रहे हैं कि हमारा इंटरनेट नहीं चल रहा था या कोई और वजह थी। क्यों किसी पार्टी का मौकिफ नहीं आ रहा है? 10-11 बजे तो शोर मचाना शुरू कर देना चाहिए था कि रिजल्ट क्यों नहीं आ रहे, क्यों इतने स्लो हैं, वी आर द विनिंग पार्टी। शोर यहाँ बचाने से था कि जो हमारे कैंडिडेट्स थे, वो हमारा जो यहाँ लीगल सेल है, हमारे जो लॉयर्स हैं, वो ऑलरेडी इलेक्शन कमीशन के बाहर मौजूद हैं। इस वक्त भी कैंडिडेट्स भी मौजूद हैं, आरओ ऑफिस के बाद मौजूद है, और वहाँ से हमें जो रिजल्ट आ रहे हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। नून लीग के रहनुमा मरियम औरंगजेब मीडिया पर चलने वाले नताइज को गलत करार देते हुए फॉर्म 47 का इंतजार करने की बात कर रही थी, और फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ताखीर से जो फॉर्म 47 अपनी वेबसाइट पर लगाना शुरू किए, उसमें मुतअद्दिद हल्के ऐसे थे जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार फॉर्म 45 के मुताबिक तो लीड कर रहे थे, मगर फॉर्म 47 के तहत वो उम्मीदवार हार गए। लेकिन इस सब के बावजूद जो हतमी नताइज सामने आए, उसमें भी नून लीग सबसे ज्यादा सीटें ना जीत सकी, और हतमी नताइज के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार 92 और नून लीग के उम्मीदवार 79 सीटों पर कामयाब हुए। इस इलेक्शन के नताइज पर खुली धांधली के इल्जामात लगे, मगर हमने इलेक्शन से 3 माह पहले मुल्क की आईनी और कानूनी और सियासी सूरत-ए-हाल देखते हुए इस खदशे का इजहार किया था कि अगर इलेक्शन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के किसी उम्मीदवार को 80,000 वोट मिले, लेकिन उससे 8,000 में तब्दील कर दिया जाए, तो कोई क्या कर सकेगा। इस वक्त अगर आप हालात देखें, मतलब ना तो यहाँ पे इस वक्त आपको कानून नजर आता है, ना ही नजर आता है। मैं तो बल्कि ये सोच रहा हूं, और आप मुझे बताइए कि अगर एक हल्के में तहरीक इंसाफ को 80,000 वोट पड़ता है, लेकिन वहां से वो कह देते नहीं 8,000 वोट पड़ा है, क्या कर लेंगे आप? क्या इस मुल्क में आपको कोई नजर आ रहा है इंप्लीमेंटेशन ऑफ लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन? मुझे तो नहीं नजर आ रहा। ये आप भी तमाशे देख रहे हैं, फरूक हबीब आते हैं, अगले दिन कोई और रहनुमा आ जाता है। अगर इलेक्शन कंट्रोल्ड होने हैं तो आप किसी को भी बिठा दें, वो कंट्रोल्ड हो जाएंगे। तो आप ACDC को बिठाएं, आप किसी और को बिठाएं, मेरे ख्याल से वो मैटर नहीं करता। मैं तो ये आपसे सवाल कर रहा हूं कि अगर 80,000 वोट को कहते नहीं 8,000 वोट पड़ा है, आप किस फोरम पे लेके जाएंगे? आपको क्या इलेक्शन ट्रिब्यूनल से इंसाफ मिल जाएगा? आपको क्या इसके बाद कहीं से इंसाफ मिल जाएगा? यानी जिस खदशे का इजहार किया गया था, 9 फरवरी को फॉर्म 47 की सूरत में उसी किस्म के मामला सामने आए, और इसी सूरत हाल को देखते हुए हमने 9 फरवरी को जियो न्यूज की खुसूसी ट्रांसमिशन में फैसल वावडा से कराची के नताइज पर सवाल किया, तो फैसल वावडा ने कहा कि हर चीज हस्बे जरूरत होगी। अगर MQM 22 में से 24 सीटें भी जीत जाती तो हैरानी नहीं होती। क्या ये फैसला हो चुका है कि कराची में जो सीटें जीती जाएंगी वो अवाम के मैंडेट से नहीं जीती जाएंगी, और हस्बे ज़रूरत
वो दी जाएंगी, क्योंकि लास्ट इलेक्शन में भी ये देखा कि कराची का नतीजा आखिर में आया, उस वक्त पीटीआई पे इल्ज़ाम लगा कि पीटीआई को 14 सीटों की ज़रूरत थी ताकि वो 115-116 तक पहुंचे, तो उनको दिलवा दी गई। और अभी ये कहा जा रहा है कि हस्बे ज़रूरत कोalition पूरी करने के लिए एमक्यूएम को इतनी सीटें दे दी गई हैं, क्योंकि बाज़ लोग तो ये कह रहे हैं कि जो 15 सीटें एमक्यूएम जीती है उसमें बाज़ जगह पे तो वो दूसरे या तीसरे नंबर पर भी नहीं थे। शहजाद इकबाल साहब देखिए, जब हस्बे हाल और हस्बे ज़रूरत 6 को 9 पढ़ लिया जाता है और 9 को 6 कर दिया जाता है हमारे अदालती निज़ाम के अंदर, तो ये भी हस्बे ज़रूरत, हस्बे हाल और हस्बे मजबूरी सब चीज़ें होती हैं। यहाँ मुर्दे का वोट डलता है और उसी पे जीता जाता है और उसका फैसला 5 साल बाद आता है। जितनी लाइमलाइट और टिकर्स और ब्रेकिंग चलती है उस हिसाब से ग्राउंड ये सूरत नजर आ रही थी कि एमक्यूएम जो है 15 नशिस्तें कराची से जी जाएगी या 16 नशिस्तें जी जाएगी। देखिए, मैं आई वुडंट बी सरप्राइज्ड कि अगर वो 22 में से 24 भी ले जाते। फॉर्म 47 के तहत आने वाले नताइज पर तंजो तनकीद का जो सिलसिला 9 फरवरी को शुरू हुआ था, वो इलेक्शन के बाद भी कई रोज तक जारी रहा और आज तक जारी है। जबकि अहम बात यह कि इस इलेक्शन के नतीजे में इलेक्शन कमीशन ने जो नताइज जारी किए, उसके फौरी बाद नून लीग के अपने बाज रहनुमाओं के अहम एतराफी बयानात भी सामने आए। किसी ने कहा कि उसे भी फॉर्म 47 की ऑफर की गई थी, मगर उसने इनकार कर दिया। तो किसी ने कहा कि इस हल्के से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीत रही थी, मगर उसे हरा दिया गया। ये जब मैं हार गया, इस हल्के के अवाम ने मेरे हक में वोट नहीं दिया, अक्सरियत ने मेरे मुखालिफ को वोट दिया, तो मैंने ज़ाहिर है कि वो मुझे तस्लीम करना चाहिए था। नतीजा जो कुछ बाकी आपने बातें की बिल्कुल ऐसी हुआ, दुरुस्त है और मुझे ये बिल्कुल सही है कि ये कहा गया, पेशकश होती रही, लेकिन मैंने कहा कि नहीं, ये देखें मेरा ज़मीर इजाज़त नहीं देता कि मैं जाली मैंडेट के साथ जो है मैं असेंबली में जाऊं। हमारा तो बयानिया ये रहा है ना कि वोट को इज्जत दो। वोट को इज्जत दो का मतलब ही है कि अवाम की राय का एहतराम किया जाए। पहली बात कि मेरा मैंडेट नहीं था, ठीक है। मैं अगर फर्स्ट पे होता तो मुझे वो हरवाते, तो फिर शायद मैं अब तक यहाँ मेरे लिए जेल हो सकती थी या कब्र हो सकती थी, तीसरा रास्ता नहीं था मेरे पास। आप कह रहे हैं जो कि मेरा नंबर दूसरा है, ठीक है। जब मैंने कहा कि मेरी पूरी जमात का दूसरा नंबर है, हम पीटीआई के हर कैंडिडेट के सेकंड आए, मैं ये समझता हूँ कि इमरान डट गया और वोट उसके साथ खड़ा हो गया। कोई 8 फरवरी का है, कोई 9 का है। अच्छा, मानते हैं आप कोई 8 फरवरी का एमपी है, कोई 9 फरवरी का एमपी है, और आप ये मानते हैं नताइज तब्दील हुए 9 फरवरी को? मैं समझता नहीं, मुझे यकीन है, नजर आई हैं चीजें, और ये लोगों ने अपनी मनपसंद लोगों को आगे पीछे किया है। बदकिस्मती है इस पाकिस्तान की। नून लीग के बाज उम्मीदवारों ने भी इलेक्शन के नताइज पर सवालात उठाए और फॉर्म 47 में गड़बड़ के इल्जामात लगाए। और दिलचस्प बात यह कि फॉर्म 45 और फॉर्म 47 का ये मामला एक ऐसा मामला है जिसे 8 फरवरी के इलेक्शन के बाद धांधली की इस्तेलाह के तौर पर इस्तेमाल किया जाने लगा। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी माजी में कई बार नून लीग का नाम लिए बगैर नून लीग को फॉर्म 47 के तहत जीतने के ताने देते रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को पाकिस्तान के अवाम ने एक जिम्मेदारी दिया है। अब उस वाहिद सियासी जमात हो जो आजकल के सियासी सूरत हाल में भी फख्र से कह सकते हो कि हम ना सिलेक्टेड हैं ना फॉर्म 47 वाले हैं। अगर हम यहां पहुंचे तो किसी फॉर्म 47 या फॉर्म 45 की वजह से नहीं जनाब स्पीकर, इन कारकुनों की खून पसीनों की मेहनत की वजह से। बिलावल भुट्टो जरदारी के अलावा कल ही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक रखने वाले गवर्नर पंजाब सलीम हैदर ने भी दावा किया है कि अटक, रावलपिंडी और कराची से कई लोगों को फॉर्म 47 पर जबरदस्ती जितवाया गया। ये एक ऐसा मामला है जिसे छुपाया नहीं जा सकता। बिलावल साहब का बेहतरीन इलेक्शन था। अच्छा। और बेहतरीन जो शो किया गया वो नहीं था। तो हुकूमत में मौजूद जो लोग हैं, आप समझते हैं ये मुझे गारंटी है कि तारड़ साहब जीते हुए नहीं थे। मैं अगर ये कहूं कि बिलावल साहब जीते हुए थे या हारे हुए थे, मुझे ये नहीं पता। ये पता है कि तारड़ साहब मुझे ये पता है कि तारड़ साहब हारे हुए थे। अच्छा, बिल्कुल। तो वो फॉर्म 47 पे हैं जो आपके मुताबिक? सारी 47 पे हैं। सारे से मुराद पूरा पाकिस्तान 47 पे है। मैं आपको क्या कह रहा हूं, यहाँ पे आपके सामने है। इसमें पूरे पाकिस्तान में तो आप भी आते हैं ना, फिर पीपल्स पार्टी भी। हाँ, तो हम भी, मेरे हल्के में भी जो जीते हैं 47 पे है, पूरा अटक 47 पे है, पूरा पिंडी 47 पे है, कराची से ढेर सारे लोग 47 पे है। ये तो कोई इसमें तो इसको हम छुपा के तो क्या छुपाना चाहते हैं। बहुत बड़ा एक चक्कर जो है वो जरूर हुआ है। अच्छा। और मिसमैनेजमेंट हुई है।
सियासी रहनुमाओं के अलावा इलेक्शन के कुछ ही रोज बाद साबिक कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत चड्ढा ने भी इल्जाम लगाया था कि रावलपिंडी की 13 सीटें हमने धांधली करके जितवाई। तहरीक इंसाफ की 70-70 हजार की लीड थी जिसको हमने शिकस्त में बदला। मगर कमिश्नर रावलपिंडी के इन बयानात में कितनी हकीकत थी और कितना झूठ था, इसका भी कुछ पता नहीं चल सका। बहरहाल आज 8 फरवरी के मुतनाज़ा इलेक्शन को 1 साल गुजर चुका है, लेकिन इलेक्शन में धांधली के जो इल्जामात लगे हैं उसकी किसी प्लेटफॉर्म से वाज़ेह तहकीकात नहीं हो सकी हैं। ना ही सियासी जमातों के मुतालबात के बावजूद सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को टेकअप किया और ना ही इन इल्जामात पर कोई आज़ाद कमीशन कायम हो सका। बल्कि जब इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स ने इलेक्शन से मुतालिक मामलात पर काम शुरू किया और इस्लामाबाद का इलेक्शन ट्रिब्यूनल फैसले के करीब था, तब हुकूमत ने इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स में हाई कोर्ट के रिटायर्ड जजेस की तैनाती का नया कानून मंजूर कर दिया। उसके बाद जब लाहौर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को 8 इलेक्शन ट्रिब्यूनल तश्कील देने का हुक्म दिया, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने ट्रिब्यूनल्स के नोटिफिकेशन जारी नहीं किए और फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। जिसके बाद जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने लाहौर हाई कोर्ट के फैसले को मुअत्तल कर दिया और ट्रिब्यूनल्स के मामले को लाहौर हाई कोर्ट के नई चीफ जस्टिस और इलेक्शन कमीशन की बामी मुशावरत पर छोड़ दिया। लेकिन इस सब के बाद भी तहरीक इंसाफ को ये उम्मीद थी कि जब जस्टिस काजी फाइज ईसा रिटायर हो जाएंगे तो उन्हें सुप्रीम कोर्ट से इंसाफ मिलेगा। लेकिन हुकूमत ने 26वीं आईनी तरमीम के जरिए सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस बनने का जो सीनियरिटी प्रिंसिपल था उसको तब्दील कर दिया और जस्टिस याया आफरीदी सुप्रीम कोर्ट के नए चीफ जस्टिस बन गए। और इसी तरह सुप्रीम कोर्ट के आईनी और रेगुलर बेंच को तब्दील करके नया तनाज़ा भी खड़ा कर दिया गया। अपोजिशन जमातें अब भी नए इलेक्शन का मुतालबा कर रही हैं और अब उनके मुताबिक उसके लिए उनके पास सड़कों पर एहतजाज का वाहिद रास्ता बाकी रह गया है, जिसके लिए आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने स्वामी जलसे समेत मुल्क भर में एहतजाज की कॉल दी थी, यौम स्याह मनाया था। इस मामले पर हम हुकूमत का भी मौक़िफ़ लेंगे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का भी मौक़िफ़ लेंगे। एक ब्रेक के बाद आपके सामने हाजिर होंगे। वेलकम बैक। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज मुल्क भर में यौम स्याह मना रही है, इस पर हम मजीद बात करेंगे, जिसके लिए हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर रहनुमा और पंजाब से चीफ ऑर्गेनाइजर आलिया हमजा। आलिया साहब बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पिछले जितने एहतजाज किए हैं 1 साल में, उसमें हमने देखा खैबर पख्तूनख्वा से तो लोग निकलते थे, पंजाब से उस तरीके से मोबिलाइजेशन नहीं होती थी और इसलिए इमरान खान ने आप पे भरोसा किया, आपको पार्टी का चीफ ऑर्गेनाइजर बनाया पंजाब में और आपने कहा, पहले तो आप लोगों ने कोशिश की कि मीनार पाकिस्तान पे इजाजत मिल जाए जलसा करने की, वो नहीं मिली। फिर आपने कहा तमाम हलकों में लोग निकलेंगे MNA MPS और एहतजाज करेंगे। आज हमने देखा कि कुछ जगहों पर तो एहतजाज हुए, लेकिन ऐसा नहीं था कि तहरीक इंसाफ के तमाम जो MNAs या MPS के कैंडिडेट थे वो निकले और बड़ी तादाद में लोगों को मोबिलाइज कर सके। क्या वजह है इसकी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मेरे ख्याल में शहजाद इसका क्रेडिट तो आपको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को देना चाहिए कि जिस तरह की फस्तायत, जबर, जुल्म का मुकाबला हम लोग कर रहे हैं और उसके बावजूद 26 नवंबर को हमारे कारकुनों को गोलियां लगी हैं और हम कोई भी मोबिलाइजेशन नहीं कर सके। आज पूरा पंजाब मोबिलाइज हुआ है। आज ये नहीं कहा जा सकता कि पंजाब से लोग नहीं निकले, आज ये नहीं कहा जा सकता कि पंजाब में पुरअमन एहतजाज नहीं हुआ, आज ये भी नहीं कहा जा सकता कि हमने तो कुछ नहीं किया। मतलब आपने दफा 144 लगा दी। हमारे कारकुनों पर पिछले 1 हफ्ते के अंदर जब से मैंने जलसा एप्लीकेशन दी, बदतरीन रेड्स हुए और इवन जो परसों से हमारे कारकुन इन्होंने अगवा किए थे घरों से, इन्होंने उनको कल अदालतों में भी नहीं पेश किया और उनके घर वालों को ये कहा गया कि सिर्फ इस प्रोटेस्ट को गुजर जाने दें, हम आज रात इनको वापस अपने घरों को भेज देंगे। इस फस्तायत के बावजूद आज पूरा पंजाब निकला। हमारे मोस्ट ऑफ टिकट होल्डर्स अपने अपने NA और PP में निकले। हमने ये एहतजाज NA और PP लेवल पर क्यों किया? उसका मकसद ये था कि हमारे NA और PP के वोट चोरी हुए। बेसिकली ये 8 फरवरी को एक यौम स्याह के तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मनाया, क्योंकि हमेशा यही था हमारा मैंडेट तो पंजाब का चोरी हुआ था, इसलिए आज पंजाब निकला। पंजाब ने हर तरह से मोबिलाइजेशन की, छोटे शहर से लेकर बड़े शहर से तफसीलात बताइएगा, क्योंकि आपने कहा कि पंजाब में 144 लगा दिया गया था। हमने खबर सुनी आज मेहर बानो कुरैशी साहिबा के हवाले से कि उनको 144 के तहत गिरफ्तार किया गया। बाकी भी खबरें आई कि आपके कारकुनान गिरफ्तार हुए। कितने पंजाब से कारकुनान आपके गिरफ्तार हुए आज? देखिए, आज का तो अभी तक मैं खुद अपनी रैलीज में थी, मैं अभी तक अपने हलकों के प्रोटेस्ट में थी। हम लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर जिस तरह के प्रोटेस्ट थे, मैं जाहिर है मैं भी एक टिकट होल्डर हूँ और मैंने अपने वोटर्स का शुक्रिया अदा करना था। तो
पिछले कुछ अरसे में तो लातादाद हमारे लोग हुए और मैंने कई जर्नलिस्ट को खुद से उनके नाम, उनकी डिटेल्स फराहम किए हैं। देखिए मैं शहजाद, ये सवाल है मेरा सवाल इसलिए ये है, 26 नवंबर जैसा वाकया पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के साथ किया गया, जिसमें आपने देखा कि हमारे निहत्ते कारकुनों के ऊपर गोलियां बरसाई गई। हमने जलसे की इजाजत का कहा तो मुझे तो लगता था सिर्फ कयामत आना रह गया, बाकी हर तरह के इन्होंने इवेंट 8 के दिन ही मुनक्किद कराने थे। उसके बावजूद इस पर मेरे सवाल सुनिएगा आलिया साहिबा, क्योंकि ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। आपको जलसे की इजाजत नहीं दी गई, कहा गया कि आज क्रिकेट मैच भी है और कई और इवेंट्स हो रहे हैं जिसकी वजह से सिक्योरिटी खदशात होंगे, तो आपको इजाजत नहीं मिल सकती। और फिर आज सुबह ये खबर भी आई कि पंजाब भर में 144 लगा दिया गया, इस्लामाबाद में भी 144 लगा दिया गया। लेकिन आज हमने देखा कि लाहौर में अताउल्लाह तारर साहब ने अपने हल्के में एक बड़ा जो है वहां पे जलसा किया और उन्होंने वहां पे लोग भी मौजूद थे और 4 से तो ज्यादा ही थे। नारोवाल में एहसन इकबाल साहब ने किया, वहां पे भी उन्होंने खिताब किया और अपने जलसे से खिताब किया। आपने पूछा नहीं डीसी साहब से जाके कि क्या ये पाबंदी सिर्फ हमारे लिए थी और 144 हमारे लिए है, क्या नून लीग पे अप्लाई नहीं करता ये? शहजाद, मैं तो ये कहना ही नहीं चाहती ना, हमारे लिए तो अब इनकी ना दफे मैटर्स करती है, ना इनकी FIR मैटर करती है, ना इनकी धमकियां मैटर करती है, ना इनकी धौंस मैटर करती है, क्योंकि तहरीके इंसाफ के लिए तो एक पैमाना ही फर्क है ना। इंसाफ का पैमाना तो है ही नहीं ना तहरीके इंसाफ के लिए। तहरीके इंसाफ ने तो जलसे की बात करनी है तब रेड होने, प्रोटेस्ट की बात करनी है तब रेड होने। हमने मतलब मुझे तो अब ये लगता है कि 780 तो बिल्कुल ऐसे है कि अगर मैंने किसी के पांव पे पांव भी रख दिया ना तो मेरे पे दहशतगर्दी लग जाएगी, म्यूटनी लग जाएगी। मैं अपनी तो बात इस वक्त करने को तैयार ही नहीं हूं। कारकुनों के साथ जो जुल्म सितम किया गया है, मतलब मुझे ये समझ में नहीं आती है कि आपने इस पार्टी को दीवार से लगाने की हर कोशिश कर ली। आपने वजीर आजम इमरान खान साहब को मतलब उनको गिराने की हर कोशिश कर ली, लेकिन ना आप उनको माइनस कर सके, ना हमारे आलिया साहब अब आप क्योंकि एक चीफ ऑर्गेनाइजर के तौर पे सामने आइए, कुछ जिम्मेदारी आपकी पार्टी को भी लेनी पड़ेगी। 9 मई जैसे वाकयात ना हो, आपकी पार्टी के ऊपर एक छाप लग गई कि जब भी आप निकलते हैं और धमकी आमेज लहजा होता है कि हम इस्लामाबाद पहुंचेंगे, चढ़ाई कर देंगे, फलाना कर देंगे। अली अमीन गंडापुर साहब कई ऐसे बयान दे चुके हैं कि अब कोई सामने आएगा तो हम उसको हटा देंगे। ये कहीं ना कहीं आपको भी तो रिविजिट करनी पड़ेगी ना अपनी स्ट्रैटेजी के, वाकई आप सामने आए कि आप पूरा मन एहतजाज करने के लिए निकल रहे हैं। मैं आपको शहजाद एक बात आज बता दूं, 26 नवंबर को हम पुरअमन थे, पुरअमन रहे। टेयर गैस शेलिंग हम पर हुई, स्नाइपर्स फायर हम पर हुए, गोलियां हमारे लोगों को मारी गई, स्ट्रेट फायरिंग की गई, मतलब कोई फस्तायत नहीं रही। आज उससे पहले जो बयानात थे ना अली अमीन गंडापुर साहब के कि हम अडियाला जेल से इमरान खान को निकाल के ले जाएंगे, हम धावा बोल देंगे, ये बयानात क्या लेंगे इस बयानात थे ना। I want to clarify one thing, please. आज का एहतजाज हुआ, आज का एहतजाज पूरे पंजाब में हुआ, पूरे PP या मतलब NA लेवल पर हुआ या प्रोविंशियल लेवल पर या नेशनल असेंबली के लेवल पर हुआ, हर तरह की फस्तायत का मुकाबला करने के बावजूद। लेकिन क्या आपने कहीं भी एक पत्ता भी टूटा? लोगों ने पुरअमन रहकर सिर्फ एक नारा लगाया, वजीर आजम इमरान खान को रिहा करें, हमारा मैंडेट वापस करें। अब आलिया साहब मुझे बताइएगा कि बतौर चीफ ऑर्गेनाइजर अब आपके आगे का लाएमल क्या होगा, क्योंकि जो मुबैना धांधली के इल्जामात लगे 8 फरवरी के इंतखाबात पे और संगीन इल्जामात लगे, उसके बाद से हमने देखा है ना कानूनी रास्ते से कोई फायदा हुआ है, ना सड़कों पर निकल के आपको आपका मैंडेट वापस मिला है। वे फॉरवर्ड क्या है तहरीक इंसाफ के लिए? अब देखिए, मैं सिंपल इतना बता सकती हूँ कि तहरीके इंसाफ तो इस वक्त जिस स्टेज के अंदर है, हमारे हर लीडर, वजीर आजम साहब हो जाए, इमरान खान साहब हो जाए, हर हमारा लीडर, हर कारकुन, सबसे पहले तो अदालतें, FIR, केसेस, रेड्स, चार दीवारी के तकद्दुस वो बर्दाश्त करें। उसके बावजूद भी हम स्ट्रगल कर रहे हैं। वी आर द वंस, PTI इज द वन, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान इज द वन जो इस वक्त पूरी कौम की जंग लड़े हैं, आइन कानून की जंग लड़े हैं, जमहूरियत की जंग लड़े हैं, आप सहाफियों की जंग लड़े हैं, यानी मीडिया की जंग लड़े, अदलिया की जंग लड़े, जजेस की जंग लड़े, हम अपनी जंग लड़े हैं, अवाम के वोट को इज्जत दिलाने की जंग लड़े। सो मेरा ये ख्याल है कि दिस इज द टाइम टू सपोर्ट PTI। देखें, हमारी तो एक लॉन्ग स्ट्रगल है, वी हैव एक्सेप्टेड इट, इट स्टार्टेड फ्रॉम 9 अप्रैल जो आज तक जारी है और वो ये जारी रहेगी। अब ये आइडियोलॉजीज की बात हो रही है,
It's not about politics. It's all तो about आप the कह रही है कि ये ideology. जद्दोजहद जो है वो इसी तरीके से आपकी जारी रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आलिया हमजा साहबा, पंजाब ऑर्गेनाइजर, हमारे साथ मौजूद थी। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, इसके बाद हुकूमत का भी मौक़िफ़ लेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। मज़ीद अब बात करेंगे जिसके लिए हमें ज्वाइन किया है नून लीग के सीनियर रहनुमा सेनेटर तलाल चौधरी ने। तलाल साहब बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। तलाल साहब 8 फरवरी 2024 को 1 साल मुकम्मल हो गया है। उस दिन से आपकी हुकूमत को फॉर्म 47 के ताने पड़ रहे हैं, बल्कि अभी हमने चलाया कि कई नून लीग के रहनुमा कह रहे थे कि हमें ऑफर भी फॉर्म 47 पे जीतने की, हमने इनकार कर दिया। आपके इत्तेहादी बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब बार बार कह चुके हैं कि हम 47 वाले नहीं हैं। और कल पंजाब के जो गवर्नर हैं सलीम हैदर साहब, उन्होंने भी कहा है कि अटक, रावलपिंडी, कराची, यहाँ तमाम जो लोग जीते हैं वो फॉर्म 47 पे जीते हैं। क्या बेहतर नहीं था कि 1 साल के अंदर इसकी तहकीकात हो जाती ताकि आपकी हुकूमत की जो लेजिटिमेसी है वो बरकरार रहती? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, किसी भी इलेक्शन के बाद सियासतदानों का अलमिया ये है कि वो अपनी शिकस्त को तस्लीम नहीं करते और कुछ ना कुछ वो तज़ी घड़ लेते हैं। कभी आरओ इलेक्शन हो जाएगा, कभी फॉर्म 47 हो जाएगा, कभी 35 पंचर हो जाएगा, और जब कहीं उसकी असल हकीकत तक पहुंचे तो इनके सारे बयान ठीक नहीं निकलते। बात यह है कि इसमें सबसे बड़ा जिन्होंने ये क्रिएट किया था पीटीआई कि ये धांधली शुदा इलेक्शन है, उन्होंने इसको तस्लीम कर लिया है। उन्होंने अपने मुतालबात में से ये मुतालबा निकाल दिया है और उन्होंने फॉर्म 47 या हुकूमत को असली या जाली कहने की बजाय उनसे बातचीत करने को और अपने मुतालबे से पीछे हट गए। और वो क्यों पीछे हटे हैं? इसलिए कि 1 साल में उन्हें बहुत सारी जगहों पर ना वो अदालतों में प्रूव कर सके हैं, ना वो अपना नुक्ता नज़र किसी और तरह उसको आगे बढ़ा सके हैं, ना लोगों ने, अवाम ने उनका साथ दिया है। मसला ये है कि ये सारी चीजें जो है इसके बाद तहकीकात की कोई मजीद जरूरत नहीं है। लेकिन जो तहकीकात के तरीके कार भी थे तलाल साहब, जैसे ट्रिब्यूनल का मामला था, लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हमने देखा जो ट्रिब्यूनल बना, जब वो फैसले के करीब था आप लोग नया कानून लेके आ गए कि नहीं, रिटायर्ड जज की सरबराही में भी ट्रिब्यूनल बन सकता है। लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कहा कि ये 8 ट्रिब्यूनल बनेंगे, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने उनको नोटिफाई नहीं किया और बाद में फिर वो मामला सुप्रीम कोर्ट में गया और कहा कि इसको अफवाह व तफहीम से हल करें। ये करने की जरूरत क्यों पेश आ रही थी फिर? देखिए, गुजारिश ये है कि एक तो सबसे पहली बात यह है कि हमारा जो मुखालिफ है उसके पास एक स्पेशलिटी है उसकी, गलत झूठा बयानिया बनाने के माहिर हैं। दिन को रात और रात को दिन जाहिर करना उनका कोई मसला नहीं उनके लिए, और आज के दिन तक इसीलिए वो बहस को कारकर्दगी पर लेकर ही नहीं जाना चाहते। मैं तो ये पूछा हूं कानून तब्दील करने की जरूरत क्यों पेश आ रही थी? अगर कोई मामला इतना सिंपल सा था, आपके लोग उसमें मामला साफ हो जाता आप लोग, आपके लोग। देखिए, मैं उसी पे आ रहा हूं। देखिए, मामला ये है कि इस मुल्क में आज के दिन तक जो ये सियासत में जब तक जो डिस्कशन है वो परफॉर्मेंस पे नहीं जाएगी और इस तरह की चीजों पे रहेगी जिनसे अवामी फलाह का कोई तल्लक नहीं है, तो मेरा ख्याल है ये हम आगे नहीं बढ़ सकेंगे। और अनफॉर्चुनेटली हम कई दफा यहाँ आके अटक जाते हैं। क्यों नहीं हम बात करते कि 1 साल में किसने क्या काम किया है, 13 साल में केपीके की हुकूमत ने क्या किया। जमहूरियत की बुनियाद तो इलेक्शन से ही रखी जाएगी ना, जिनको अवाम चुने वो इक्तदार में आए। अगर ये ना हो तो फिर तो आप इस मुल्क में मार्शल लॉ लगवा दें, डिक्टेटर आए, वो अच्छा परफॉर्म करे, आप इलेक्शन ही ना करवाएं। देखिए, मामला ये है, देखिए ये जिन लोगों पर इल्जामात लगा रहे हैं वो उनके कैरियर्स वो 6-6, 8-8 दफा जीते हुए हैं, और जिन लोगों को ये कहते हैं कि उन्होंने ज्यादा वोट लिए थे वो कभी काउंसलर भी नहीं बने, और ऑन ग्राउंड हकीकत ये है कि उन्होंने कभी काउंसिल का इलेक्शन भी नहीं जीता, और उसके बाद टर्मिनल भी हो, उसके बाद बाकी चीजें भी अवेलेबल हो, और जिस तरह ये कहते हैं कि सारे के सारे। मुझे एक बात बड़ा ऑनेस्टली बताएं, हम हर इलेक्शन से पहले महीनों डिबेट करते हैं और फिर इतनी लंबी एक्सरसाइज करते हैं कि इलेक्शन रिफॉर्म्स कर रहे हैं, लेकिन अगर वाकई में इलेक्शन ऐसे होने लगे इस मुल्क में कि फॉर्म 47 में आपने जिस तरह बनाना है बना दें, फॉर्म 45 जो इलेक्शन कमीशन अपलोड करे उसमें तब्दीलियां हो, वक़्त रह जाएगी, अहमियत रह जाएगी इलेक्शन की, या एक्सरसाइज फजूल हो जाएगी ये सारी? देखिए, मैं सबसे बड़ा मुतालबा पीटीआई का था, वहां पर उनकी जो अपोजिशन है एमएल वली और एएनपी और बाकी मौलाना फजलुर रहमान, वो कहते हैं कि ये क्यों नहीं केपीके के थैले सबसे पहले खोलते, सबसे पहले उसका ऑडिट क्यों नहीं करते। और उसके बाद दूसरी बात, देखिए उसके बाद बाई इलेक्शंस हुए, बाई इलेक्शंस में तो बहुत फोकस होता है, बहुत ज्यादा, और उसके बाद वो नताइज जो है रिपीट हुए हैं। तो इसी तरह
आप कहें कि जी नून लीग या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कोई हैसियत ही नहीं है और यहाँ पर वो लोग जिन्होंने कोई काम ही नहीं किया वो इनकलाब लेकर आ गए हैं, तो मेरा ख्याल मुनासिब नहीं होगा। मुझे ये बताइए तलाल साहब ये बताइएगा मुझे कि कल पीटीआई को इजाजत नहीं मिली मीनार पाकिस्तान में जलसा करने की। कहा गया कि इस वक्त बहुत सारे इवेंट्स हो रहे हैं, पाकिस्तान न्यूजीलैंड का मैच आज है और कई इवेंट्स है, तो सिक्योरिटी खतरे हैं। और आज सुबह पंजाब भर में 144 नाफिज कर दी गई क्योंकि वो यौम सियाह मनाना चाहते थे, एहतजाज करना चाहते थे। लेकिन दूसरी तरफ आप यौम तामीर और तरक्की मना रहे हैं। आज लाहौर में अता तारर साहब ने जलसे से खिताब किया, नारोवाल में एहसन इकबाल साहब ने किया। अब इसकी क्या जस्टिफिकेशन है? या तो आप कह दें कि ठीक है पीटीआई को इजाजत नहीं है, उसके लिए 144 है, हमारे लिए नहीं, हम निकलेंगे। देखिए, जो इलाकाई जलसे और कॉर्नर मीटिंग्स है उनकी इजाजत है, किसी ने नहीं कहा। फिर ये कौन सा 144 है जिसमें तो 4 बंदे नहीं निकल सकते? आप कह रहे हैं कि कॉर्नर मीटिंग की इजाजत है। नहीं, मेरी बात सुने ना, 144 में आप इजाजत लेके कर सकते हैं। अगर आप जानबूझ के वेन्यू ऐसा रखेंगे जो कि सिक्योरिटी का जहां इशू बनेगा, जैसे मीनार पाकिस्तान है, या जानबूझ के आप उससे 48 घंटे पहले जिद करेंगे कि मैंने यहीं जलसा करना है, तो फिर ये इसका मतलब आप करना नहीं चाहते। और उसके बाद इन्होंने कहा था, इन्हीं की चीफ ऑर्गेनाइजर ने, जिनका आपने अभी बात की है, कि हम हर हलके में साइजेबल क्राउड निकालेंगे। ये पंजाब के कोई 140 से ज्यादा कौमी असेंबली के हलके हैं, मुझे भी बता दें कितनी जगह निकला है। ये सवाल हमने किया उनसे कि कोई साइजेबल क्राउड नहीं निकला, लेकिन उनके पास जस्टिफिकेशन भी है ना। आज हमने देखा कि मेहर बानो कुरैशी हो, दीगर जो कारकुनान हैं उनको 144 के नाम पे गिरफ्तार कर लिया गया है और वो अपने हलके में निकल रहे थे। अपने हलके में निकलते एहतजाज करते चले जाते, लेकिन आपने कहा ना कि अता तारर साहब अपने हलके में कर सकते हैं। गुजारिश सुन लें, मैं कह रहा हूँ 141 हलके हैं पंजाब के कौमी असेंबली के और तकरीबन 300 हल्का सूबाई असेंबली का है। साइजेबल क्राउड कहाँ है? कितनी गिरफ्तारियां हुई हैं? 4, वो भी फरमाइशी। इसके अलावा मैं फैसलाबाद में हूँ, कोई फैसलाबाद में इनका कारकुन किसी की डोर नॉकिंग नहीं हुई, किसी को पूछा नहीं गया। तलाल साहब, अब आपको लगता है कि जैसे ये साल निकल गया है जिसमें कानून की 26वीं तरमीम हो, ये करके आपने गुजार लिया है, 4 साल भी ऐसे गुजार लेंगे? ये अब आपको खतरा है कि अगर ये ऑपोजिशन यूनाइट हो जाती है, जिसपे फजल रहमान भी कह रहे हैं कि नए इलेक्शन होने चाहिए, और आज जुनैद अकबर साहब ने सवाबी में ये कहा है कि हम दोबारा इस्लामाबाद आएंगे, पहले तैयारी नहीं थी, हमें नहीं पता था पे गोलियां चलाई जाएंगी, लेकिन अब हम गोली खाने की तैयारी से आएंगे। हमने 1 साल जिस तरह गुजारा है ऐसे ही 4 साल गुजारेंगे अपनी कारकर्दगी बुनियाद पर। हमने 24 की रोटी 14 रुपए की है। हमने पाकिस्तान में 40% की महंगाई 4% पर लेकर आए। पाकिस्तान की स्टॉक एक्सचेंज 50,000 से 1 लाख से ऊपर है। पाकिस्तान में इस वक्त इंटरेस्ट रेट मिनिमम नीचे जा रहे हैं। पाकिस्तान में की जो इकोनॉमी है उसके बारे में अच्छी खबरें आ रही हैं और आम आदमी की जिंदगी क्या पहले से आसान हुई। जमहूरी निजाम में सिर्फ यही इंडिकेटर्स मैटर करते हैं? आप पे इल्जाम है कि आपने इलेक्शन चुराया, पीका के तहत आपने मीडिया की आवाज दबाने की कोशिश की, 26वीं तरमीम के जरिए आपने जुडिशरी को कॉम्प्रोमाइज कर दिया, ये सारी चीजें मैटर नहीं करती आपके लिए? देखिए, मेरा ख्याल है कि सबसे बड़ी चीज तो मैटर करती है कि आपने इस पाकिस्तान और इस पाकिस्तान के लोगों के लिए क्या किया, क्या है, क्या आप अपने इस दौरे हुकूमत में, और उसके बाद जो हमारे मुखालिफ हैं वो उंगली या इशारा सिर्फ उस तरफ करेंगे जिसका डायरेक्टली अवाम से कोई लेना देना नहीं। रही पीका की बात, भाई हम कब, ये सहाफी या सहाफत के बारे में है ही नहीं और इसको जबरदस्ती आप जोड़ दें। ये सोशल मीडिया जो है उसको रेगुलेट होना है और इसी तरह आप कहें कि 26वीं तरमीम है फिर पार्लियामेंट बंद कर दें हम, यानी कि बात ये है। इसी तरह कारकर्दगी पे बात करें ना, बात करें 13 साल में केपी में क्या हुआ, चले ये 1 साल में पंजाब की हुकूमत ने क्या किया, 1 साल में बाकी उन्होंने क्या किया। ये आजादियां जब पहले सलब की जा रही थी उस वक्त आपको ये बुराई लगती थी, अब आप कह रहे हैं कि नहीं इस पे तो बात ही ना की जाए। बट बहुत तलाल चौधरी साहब आप हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में इतना ही। शो से इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।